नमस्कार दोस्तों मोहम्मद यूनुस की सरकार के बीच और वहाँ की बांग्लादेश की सेना के बीच एक बार फिर से टकराव शुरू हो गए हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश के जो अंतरिम गवर्नमेंट के चीफ है मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा इस्तीफा देने की बात कही गई है और इसी के चलते वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। और ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है, मानवीय कॉरिडोर है, इसको लेकर के अभी ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने इसे स्वीकृति दी थी कि हाँ यूएन इसे कॉरिडोर को चालू कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आर्मी इनका साथ नहीं देगी। आर्मी ने खुद इनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और इसके साथ साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके द्वारा भी इनके खिलाफ इसको लेकर के विद्रोह चालू कर दिया और इन पर अपनी अपनी हिसाब से तरह तरह से तंज कसा। और इसी वजह से ये डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन में आकर के इन्होंने इस्तीफा देने की बात कर दी कि जिस तरीके की स्थिति अब इस समय बांग्लादेश में बनी हुई है, इन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में काम करने के लिए सक्षम नहीं हूँ और इस वजह से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। और इस्तीफे की इन्होंने बात की, लेकिन इन्हें समझा बुझा करके बिठा दिया गया कि आप इस्तीफा मत दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम मूलतः इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर क्या है, जिसे यूएन के द्वारा अभी हाल ही में सुझाया गया था और मोहम्मद यूनुस के द्वारा ऐसी स्वीकृति देने के बाद इसे अस्वीकार करना पड़ा। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिनके कारण बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट के चीफ और सेना के बीच एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया और इन्हें इस्तीफा देने की बात आन पड़ी। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि आखिरकार इससे बांग्लादेश की सुरक्षा कैसे और खतरे में पड़ जाएगी। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर की बात करें तो खबर भी है कि म्यांमार के मानवीय गलियारे पर विवाद है और मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच इसको लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। यानी स्वीकृति देने के बाद इन्हें इस गलियारे को अस्वीकार करना पड़ा। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देने की बात क्यों कहनी पड़ी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हाल ही में इस्तीफा देने की संभावना को लेकर के चर्चा में रहे हैं और राजनीतिक अस्थिरता, सेना के साथ मतभेद और विपक्षी दलों के दबाव के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। यानी राजनीतिक अस्थिरता और सेना के साथ इनके काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहे और इसके साथ साथ विपक्षी दलों का दबाव था, तो इन्होंने इस्तीफा देने की बात कह दी। चलिए आप समझते हैं कि आखिरकार वे कौन कौन सी वजह रही जिनके कारण इन्हें इस्तीफा देने की बात कहनी पड़ी। तो 23 मई 2025 को यूनुस ने संकेत दिया था कि वे मौजूदा राजनीतिक माहौल में काम करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता हूं। और उनका यह बयान राजनीतिक दलों के बीच सहमति की कमी और सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान के बीच उनके तनाव के बीच आया। यानी उनके द्वारा कहा गया था 23 मई 2025 को कि मैं ऐसे राजनीतिक माहौल में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ और मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता। और उनका ये बयान कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक दलों के बीच असहमति, जो सहमति है उसकी कमी और इसके साथ साथ उनके जो सेना के प्रमुख थे जनरल वाकर उस जमान, इनके बीच जो तनाव जिस तरीके से उनके बीच बढ़े हैं, इसको लेकर के आए हैं। सेना और विपक्षी दलों का दबाव। सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस को दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का अल्टीमेट दिया था, जिससे उनके इस्तीफे की अटकलें और ज़्यादा तेज हो गई हैं। वहीं विपक्षी दलों, विशेषकर बांग्लादेश की जो राष्ट्रवादी पार्टी है बीएनपी, उसने इस्तीफे की मांग की थी, जिससे राजनीतिक दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी सेना प्रमुख ने इनसे कहा था कि दिसंबर 2025 तक तुम्हें स्थायी गवर्नमेंट के लिए कैसे भी करके चुनाव कराना है। इस अल्टीमेट की वजह से कहीं ना कहीं इनकी इस्तीफे की अटकलें और ज़्यादा तेज हो गई हैं और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल हैं और विपक्षी पार्टी हैं, उनके द्वारा भी इनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इसी राजनीतिक दबाव के कारण इनके द्वारा इस्तीफे की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। इस्तीफा नहीं देंगे, सलाहकारों ने की पुष्टि। हालांकि 24 मई 2025 को बांग्लादेश सरकार के सलाहकारों ने आपातकालीन बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि मोहम्मद यूनुस पद पर बने रहेंगे और उन्होंने इस्तीफा नहीं देंगे, अंतरिम सरकार का नेतृत्व जारी रखेंगे। यानी सलाहकारों के द्वारा 24 मई को ही एक आपातकालीन बैठक बिठाई गई और उसमें यह तय किया गया कि अब मोहम्मद यूनुस पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। अब मानवीय गलियारे की बात करते हैं कि आखिरकार ये मानवीय गलियारा है क्या। तो म्यांमार के रखाइन राज्य तक मानवीय गलियारा स्थापित करने का प्रस्ताव था, जो बांग्लादेश के माध्यम से संचालित किया जाना था, लेकिन अब विफल हो गया है। इसके पीछे कई जटिल और आपस में जुड़ी राजनीतिक, रणनीतिक, प्रशासनिक वजहें
यानी बांग्लादेश की कुछ अपनी ही रणनीतिक और प्रशासनिक तथा राजनीतिक वजह रही हैं जिनके कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा और इस वजह से ये प्रस्ताव अब विफल हो गया। आज समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी वजह रही जिस वजह से बांग्लादेश की सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो बांग्लादेश की सैन्य असहमति और विरोध, यानी बांग्लादेश की जो सेना है उसने इस प्रस्ताव को देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। और जो सेना प्रमुख हैं जनरल वाकर उज़्ज़मान, इन्होंने इसे खूनी गलियारा करार दिया है और कहा है कि सेना इस योजना में बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। सेना ने इसके जरिए देश में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बताया, यानी सेना ने कहा कि ये हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये खूनी गलियारा है, इस तरीके से कहा सेना के द्वारा। और सेना ने कहा कि इसके जरिए विदेशी हस्तक्षेप बांग्लादेश में बना रहेगा। राजनीतिक दलों का विरोध, बांग्लादेश की जो राष्ट्रवादी पार्टी है और अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा इस गलियारे को आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप और विदेशी दबाव का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अखंडता और शासन व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न होगा। यानी उन्होंने कहा कि यह दूसरे देशों की बांग्लादेश की राजनीति में एक तरीके से हस्तक्षेप होगा और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं वो विदेशी दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं देश की अखंडता और शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। भू राजनीतिक संदेह और संप्रभुता का प्रश्न, प्रस्ताव में म्यांमार के अंदर तक सहायता पहुंचाने की बात थी, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बांग्लादेश म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसे चीन, म्यांमार और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो सतर्क हो गई हैं। कई विश्लेषकों ने इसे संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों द्वारा प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास भी बताया है। यानी इस कॉरिडोर का उद्देश्य है कि बांग्लादेश इस कॉरिडोर को संचालित करे म्यांमार तक। अब इससे कहीं ना कहीं म्यांमार, ये संदेह है कि बांग्लादेश म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसके चलते कहीं ना कहीं चीन, म्यांमार और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ इसको लेकर के सतर्क हो गई हैं। ये कॉरिडोर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को बांग्लादेश तक बढ़ाने का एक प्रयास भी हो सकता है। स्पष्ट योजना और पारदर्शिता का अभाव, प्रस्ताव को लेकर के सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रोड मैप और समय सीमा जारी नहीं की गई, यानी नहीं दी गई और यह साफ नहीं किया गया कि गलियारे की निगरानी कौन करेगा, यहाँ पे सुरक्षा कैसे इसकी सुनिश्चित होगी और यहाँ तक सहायता कैसे पहुँचेगी। आंतरिक अस्थिरता और प्रशासनिक क्षमता की कमी, यानी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्वयं अस्थिर स्थिति में है और इस तरह से बड़े प्रस्ताव को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं है। यानी बांग्लादेश की सरकार खुद अंतरिम सरकार की स्थिति में है और खुद अस्थिर है, तो वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को संभालने में सक्षम नहीं है। और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को भी सेना और राजनीतिक दलों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस भी खुद परेशान है, उनको सेना का सामना करना पड़ रहा है और सेना के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर असफल रहा है। म्यांमार की स्थिति और असहमति, म्यांमार की सैन्य सरकार ने इस मानवीय गलियारे को अनुमति नहीं दी है और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप माना है। यानी कहीं ना कहीं यूएन के द्वारा ये जो कॉरिडोर चलाया जा रहा है, ये जो पहल है, उसे म्यांमार ने भी सहमति नहीं दिया। उसने भी कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है। यानी अगर कॉरिडोर बांग्लादेश से संचालित होता है तो बांग्लादेश का हस्तक्षेप माना जाएगा म्यांमार की सरकार के अंतर्गत। तो इस वजह से इस कॉरिडोर को म्यांमार ने भी इसे सहमति नहीं दी है। मानवीय गलियारा एक अच्छी मंशा पर आधारित प्रस्ताव था, लेकिन राजनीतिक अविश्वास, सैन्य और कूटनीतिक विरोध तथा यथार्थ में क्रियान्वयन की जटिलताओं के कारण विफल हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं मानव हित में था और राजनीतिक अविश्वास, सैन्य कूटनीति विरोध और इन सभी कारणों से ये विफल हो गया। यह दर्शाता है कि मानवीय सहायता की योजनाएं केवल दया या मानवाधिकारों पर नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक सहमति, व्यवहारिक संरचना पर भी निर्भर करती है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे देश के साथ अगर उसमें मानवीय सहायता पहुंचानी है तो वहाँ की राजनीतिक शक्तियों के साथ, इसके साथ साथ वहाँ की रणनीतिक सहमति होनी चाहिए, व्यवहारिक संरचना होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए तभी ये काम किया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब मानवीय राहत कॉरिडोर को यूएन के द्वारा क्यों लाया गया था उसे समझते हैं। तो बांग्लादेश के माध्यम से म्यांमार के राखाइन राज्य तक मानवीय राहत कॉरिडोर यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से म्यांमार में बिगड़ती मानवीय स्थिति, विशेषकर रोहिंग्या समुदाय की दुर्दशा को देखते हुए
यूएन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, यानी इसे यूएन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ताकि रोहिंग्याओं की स्थिति सही बनी रहे, उन्हें दुर्दशा का सामना न करना पड़े। अब इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2025 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान इस मानवीय गलियारे का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से होकर म्यांमार के रखाइन राज्य में फंसे नागरिकों तक खाद्य, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सहायता पहुंचाना था, जहां भूखमरी जैसी स्थिति बनी हुई है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जब मार्च 2025 में बांग्लादेश की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था और इसका उद्देश्य था वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर के म्यांमार के रखाइन तक जो नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें खाद्य, चिकित्सा और जो आवश्यक सहायता है उसे पहुंचाना था। प्रारंभिक सहमति की बात की जाए तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी और बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाए, यानी कुछ शर्तों के अनुसार इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा। और विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने पुष्टि की कि सरकार संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यानी कि सरकार सोच रही है कि इसे जारी किया जाए या ना जारी किया जाए। सेना और राजनीतिक दलों का विरोध की बात की जाए तो हालांकि बांग्लादेश की सेना और कई राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था, यानी वो राजी नहीं थे कि किसी भी तरीके से इस तरीके के प्रस्ताव बांग्लादेश से होकर के म्यांमार तक चालू हो। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-जमान ने इसे खूनी गलियारा करार देते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया और दिसंबर में चुनाव कराने की मांग की। इसके अलावा बांग्लादेश जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके साथ साथ जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्होंने इसे स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा माना है, यानी विपक्षी दल भी राजी नहीं थे और इसके साथ साथ जो सेना थी वो भी राजी नहीं थी। और सेना के द्वारा यहाँ तक कहा गया था कि दिसंबर में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार किसी भी तरीके से चुनाव आयोजित कराए और उसके बाद जो स्थायी सरकार बनेगी वो फैसला लेगी। अंतरिम सरकार को इस तरीके का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, इसे आप फॉलो करके मेरे को डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं और एग्जाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए वो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।